Very good afternoon to all of you. Welcome to Hindu Newspaper Analysis. So let's start the day with an important article. तो सबसे पहला आर्टिकल जो ये है इट्स अबाउट द रेलवे बैकआउट ह्यूमन एरर क्लेम। रेलवे ने कहा है कि कोई भी ह्यूमन एरर क्लेम नहीं था यहाँ पे जो इंसिडेंट हुआ अभी रिसेंटली। तो दे सीनियर ऑफिशियल जो थे यहाँ पे दे सेड कि इट्स एन ऑटोमेटिकली सिग्नल सिस्टम वाज नॉट वर्किंग। तो जो फ्यू इंपॉर्टेंट चीजें हैं रिलेटेड टू दिस आर्टिकल जो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है दैट वी गोना डिस्कस। सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न है कि कई इंसिडेंट देखे गए हैं इन द रीसेंट पास्ट। सो व्हाट आर द प्राइमरी रीज़न बिहाइंड रेलवे एक्सीडेंट्स? एक तो है कि हमारे यहाँ पे आबादी बहुत ज़्यादा है तो थोड़ा-सा इंफ्रास्ट्रक्चर डेफ़िसिट है हमारे यहाँ पे। लाइक द रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें ट्रैक, ब्रिजेज़ हैं, इनका मेंटेनेंस थोड़ा-सा ठीक-ठाक नहीं है, है ना? कई बार डिज़ास्टर की वज़ह से भी क्या होता है जो ब्रिजेज़ हैं, ट्रैक्स हैं, उनमें कुछ हार्म होता है। जो ज़्यादातर जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है वो 19-20 सेंचुरी का है और मतलब समय के हिसाब से इतने ज़्यादा डिमांड बढ़ रही है और जो मॉडर्न स्टैंडर्ड चाहिए उसके हिसाब से दे आर नॉट अपग्रेडेड। ठीक है, तो दैट और भी कुछ सिस्टम है जैसे रेलवे सिस्टम में कई बार फंड की कमी होती है, करप्शन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ इट, इनएफिशिएंसी भी है जिसकी वजह से इसका डेवलपमेंट और मेंटेनेंस नहीं हो पा रहा है। तो एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट है ही। दूसरा एक ह्यूमन एरर की बात भी करते हैं जैसे कई बार रेलवे स्टाफ की नेग्लिजेंस की वजह से प्रॉपर ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं उसकी वजह से मिसकम्युनिकेशन की वजह से भी हो जाता है। अभी जो रीजन जो बताया जा रहा है वो ये सिग्नलिंग फेलियर है। सिग्नलिंग फेलियर क्या होता है? बेसिकली सिग्नलिंग सिस्टम एक होता है जो कि जो मूवमेंट होता है ना विच जो भी मूवमेंट और डायरेक्शन होता है ट्रेन का, मतलब ट्रेन जिस भी ट्रैक पे आ रही होती है उसका, और वो जो मूवमेंट हो रहा है वो किसी टेक्निकल ग्लिच की वजह से, कई बार ह्यूमन एरर की वजह से भी होता है, और अगर कोई पावर में शॉर्टेज है, प्रॉब्लम है, ऐसी चीजों से भी होता है। तो सिग्नलिंग फेलियर कैन लीड टू ट्रेन रनिंग ऑन द रॉन्ग रॉन्ग ट्रैक, है ना? सपोज ट्रेन को इस ट्रैक पे जाना था लेकिन सिग्नल फेलियर की वजह से ट्रेन दूसरे ट्रैक पे चली जाती है जिसकी वजह से ऐसे इंसिडेंट भी हो जाते हैं एंड दैट अल्टीमेटली लीड विथ कोलाइडिंग विथ अदर ट्रेन और स्टेशनरी ऑब्जेक्ट एंड सब्सिक्वेंटली ऐसे इशू देखने को मिले हैं। ठीक है, अब बहुत सारी कमेटी बनाई गई है ताकि रेलवे सेफ्टी को जो हम इंश्योर कर पाए। उसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट कमेटी है, आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कई बार कि काकोडकर कमेटी इज रिलेटेड विथ, तो ऑप्शन आएंगे तीन चार, उसमें से रेलवे सेफ्टी आपने चूज करना है। ठीक है, तो काकोदकर कमेटी, देन विवेक देबरॉय कमेटी एंड विनोद रॉय कमेटी, दीज ऑल कमेटी आर एसोसिएटेड विद रेलवे सेफ्टी। ठीक है, तो काकोदकर कमेटी 2012 में आई थी। इसने कहा कि आप एक स्टैट्यूटरी रेलवे सेफ्टी अथॉरिटी बनाइए और एक नॉन लैप्सेबल राष्ट्रीय रेल संरक्षण कोच बनाइए आप। ठीक है, नॉन लैप्सेबल मैंने आपको एक बार बताया था, ऐसा फंड जो लैप्स नहीं होता, एड ऑन होता चला जाता है। इसमें कहा इन्होंने कि एक राष्ट्रीय रेल संरक्षण कोच बनाइए 1 लाख करोड़ रुपए का, 5 साल, ओवर 5 ईयर्स फॉर सेफ्टी वर्क्स। ठीक है, तो इन्होंने ऐसी ऐसी रिकमेंडेशन दिया इसके बारे में। हालांकि ये वाला जो राष्ट्रीय रेल संरक्षण कोच है ये 2017 के अंदर ये अप्रूव भी हो गया और फाइनली ये बना भी है अभी। अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताऊंगा। देन द विवेक देवरॉय कमेटी, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कभी आपसे पूछे कि किस कमेटी ने सजेस्ट किया कि जो रेलवे बजट है उसको जनरल बजट से हम सेपरेट कर ले। इनिशियली रेलवे और जो जनरल बजट था दोनों को साथ में पढ़ा जाता था, लेकिन अब इन दोनों को सेपरेट कर दिया गया है। तो इट वाज बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विवेक देवरॉय कमेटी। ठीक है, तो आपसे अगर एक क्वेश्चन पूछा जाए कि रेलवे बजट को जनरल बजट से किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे रिमूव किया गया, सेपरेट किया गया, दैट इज ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विवेक देवरॉय कमेटी। ठीक है, आउटसोर्सिंग नॉन कोर एक्टिविटीज, एक तो कोर एक्टिविटी होता है जैसे मान लो रेलवे का मेन काम क्या है, पैसेंजर्स की सेफ्टी, और कई बार और भी चीजें हैं जैसे क्या, पैसेंजर सेफ्टी तो है, कई बार वेगन होता है जैसे कि ट्रांसपोर्ट होता है जिसको मालगाड़ी बोलते हैं हिंदी में, बहुत सारे गुड्स उससे ट्रांसपोर्ट होते हैं। ये सब एक्टिविटी तो रेलवे का कोर एक्टिविटी है। कुछ एक्टिविटी जो है जो रेलवे का कोर नहीं है, तो कह रहे हैं ऐसी एक्टिविटी जो है ना जो नॉन कोर एक्टिविटी है, जो रेलवे क्या है किसी और को भी दे के काम कराया जा सकता है जिसकी वजह से रेलवे का जो बेसिकली जो स्ट्रैटेजिक पार्ट है उससे कोई इससे नुकसान ना हो। तो ऐसी चीजों को इन्होंने कहा, विवेक देवरॉय कमेटी ने, कि ऐसे जो नॉन कोर एक्टिविटी है आप उसको आउटसोर्स कर दीजिए, किसी वेंडर को दे दीजिए, है ना? और इन्होंने एक ये भी चीज कही कि एक रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर अथॉरिटी ऑफ इंडिया बनाइए। ये सब इनकी पहल थी, ये वाला तो रिकमेंड हो गया फाइनली। और एक देवरॉय कमेटी है, ये भी सेम बात करते हैं कि एक इंडिपेंडेंट रेलवे सेफ्टी अथॉरिटी बनाई जानी चाहिए ताकि रेलवे सेक्टर, रेलवे जो सेफ्टी है उसको हम इंश्योर कर पाए।
ठीक है। और रेलवे एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन बोर्ड बनाया जा सके, ताकि कभी भी कोई इस तरह का जब इंसिडेंट होता है तो प्रॉपर और इम्पार्शियल इस पे इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन किया जा सके। तो तीन इंपॉर्टेंट कमेटी विच इज रिलेटेड टू रेलवे सेफ्टी, एक है काकोदकर कमेटी, इनने क्या कहा कि एक राष्ट्रीय रेल संरक्षण कोष बनाना होगा हमें 1 लाख करोड़ रुपए का, सबसे इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन यही था इनका। विवेक देवरॉय कमेटी का सबसे इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन है सेपरेटिंग रेलवे बजट फ्रॉम जनरल बजट। ठीक है। तो ये हो गया आर्टिकल हमारे मतलब का। बाकी और भी चीजें हैं, जैसे रेलवेज ने अब तक क्या किया है एक्सीडेंट से बचाने के लिए। तो जैसे ये मैंने अभी जो ऊपर आपको बताया कि उस कमेटी ने तो रिकमेंड किया, लेकिन ये जो बोर्ड राष्ट्रीय रेल संरक्षण कोष है, जिसमें 1 लाख करोड़ के कॉर्पस की बात की गई थी ओवर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर फॉर क्रिटिकल सेफ्टी, ये जो है स्टैब्लिश किया जा चुका है 2017-18 के अंदर। ठीक है। इसमें कहा गया है कि ओवर द 5 ईयर मतलब धीरे धीरे करके 1 लाख करोड़ का एक कॉर्पस बनाना होगा, ताकि ऐसा कोई भी प्रॉब्लम होता है क्रिटिकल सेफ्टी से रिलेटेड, जैसे ट्रैक को रिन्यू कराना हो, है ना, जो सिग्नल से इश्यूज आ रहे हैं वैसे प्रोजेक्ट को अगर सही करना हो, ब्रिज मान लो कि जो ब्रिज है, रेलवे ब्रिज है, उसकी रिहैबिलिटेशन की जरूरत पड़े, तो ऐसे चीजों के लिए इसका इस्तेमाल किया जाए। ठीक है। टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन में आपने जैसे एक कवच सिस्टम सुना होगा। ठीक है। कवच, कवच को एंटी कोलिजन भी बोलते हैं, है ना, एंटी कोलिजन। एंटी कोलिजन सिस्टम भी है। कोलिजन मतलब टकराव को रोकने के लिए, जैसे कई बार क्या होता है, ट्रेन अगर सिग्नल प्रॉपर नहीं मिलता है, कोई ह्यूमन एरर और टेक्निकल ग्लिच की वजह से एक ही ट्रैक पे आ जाती है, तो ऐसे चीजों को रोकने के लिए कवच नाम का एक ये भारत का अपना खुद का इनोवेशन है, इंडिजिनसली डेवलप्ड है बाय ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन। ठीक है। तो ये क्या कहा गया है इसके अंदर कि एंटी कोलिजन सिस्टम एक बनाना होगा कवच करके, जिससे क्या है, ऐसे हैपनिंग्स को भी हम रोक पाए, ऐसे इंसिडेंट को हम रोक पाए। ठीक है। कवच। हालांकि एक इसमें इशू ये है कि अभी तक इंडिया में जितना भी रेलवे जो सिस्टम है, पूरा का पूरा जो हमारे ट्रेन है ना, उसमें 30 to 40% में ही अभी तक कवच का इंस्टॉलेशन हुआ है। तो अभी भी बहुत ही बड़ा नंबर है जो कवच के इंस्टॉलेशन जिसमें नहीं हो पाया है, क्योंकि हमारा नेटवर्किंग काफी बड़ा है और ग्रेजुअली धीरे धीरे इन टाइम टू कम होगा। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। हालांकि इसमें बहुत ज्यादा स्टेट एक्सचेकर से पैसे की भी फंडिंग होगी, रेलवे को बहुत ज्यादा पैसा फंड करना पड़ेगा, तो वो ग्रेजुअली गवर्नमेंट इसको पे करेगी। लेकिन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट नीड ऑफ द आर कि जितने भी जो ट्रेन है हमारे यहाँ पे सबको अपग्रेड किया जाए और कवच के अंदर लाया जाए। ठीक है। अभी के सेंसेक्स के ऊपर एक आर्टिकल आया था, टाइम फॉर अ सेंसेक्स कम व्हाट में। ठीक है। तो अभी तक 2021 का सेंसेक्स हो नहीं पाया है ना, 2021 का जो सेंसेक्स है वो डिले हुआ जा रहा है। क्यों? 2021 में हमारे सेंसेक्स आना था, पर कोविड की वजह से क्या हुआ, बिकॉज ऑफ द कोविड ये सेंसेक्स डिले हो गया और अभी तक ये आया नहीं है। तो इस पे एक आर्टिकल मेंशन किया हुआ है यहाँ पे कि अभी मैं एक चीज समझाऊंगा, जैसे आर्टिकल में मेंशन है डीलिमिटेशन। अब मैं आपको बताऊंगा कि डीलिमिटेशन क्या होता है। डीलिमिटेशन के ऊपर एक बार क्वेश्चन आपकी जुडिशरी में आ भी चुका है। ठीक है। तो डीलिमिटेशन कमीशन क्या है, डीलिमिटेशन कमीशन क्या करती है, और सेंसेक्स क्या है। ठीक है। तो सेंसेक्स बेसिकली एक क्या है, डेसीडेनियल एक्सरसाइज है। डेसीडेनियल एक्सरसाइज है। डेसीडेनियल एक्सरसाइज कहने का मतलब 10 साल में एक बार कराया जाता है सेंसेक्स। ठीक है। इट्स अ डेसीडेनियल एक्सरसाइज। ठीक है। अब ये सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि भारत में सेंसेक्स कैसे है। तो 2021 का सेंसेक्स अब तक हुआ नहीं है, और कहा जा रहा है कि 2024 तो अब चल ही रहा है ऑलमोस्ट, तो 2025 तक ऐसा कह रहे हैं कि 24 के एंड से लेके 25 तक ये फर्दर ऑर्डर तक इसको बढ़ाया गया है। तो 25 तक बहुत ही कोशिश है गवर्नमेंट की कि सेंसेक्स लेके आए। आना था 2021 के अंदर, पर ये डिले हो गया। कोविड की वजह से हुआ पहले, फिर उसके बाद इलेक्शन थे एंड ऑल दैट थिंग, तो उसकी वजह से सेंसेक्स थोड़ा डिले हो गया। सेंसेक्स में बेसिकली क्या कहते हैं, पॉपुलेशन सेंसेक्स प्रोवाइड बेसिक स्टैटिक्स ऑन स्टेट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। ठीक है। सेंसेक्स की जब शुरुआत हम बताएं तो सबसे पहला जो सेंसेक्स है वो 1872 में किया गया था। नॉन सिंक्रोनस का कहने का मतलब है कि पहले सेंसेक्स ऐसे नहीं होता था, जैसे आज सेंसेक्स क्या होता है, हर 10 साल के बाद एक सेंसेक्स कराना ही होता है। पर पहले सेंसेस ऐसा नहीं हुआ करता था। पहले एक बार हुआ, उसके बाद कब होगा नहीं होगा इसका कुछ पता नहीं है। तो जो पहला नॉन सिंक्रोनस जो सेंसेक्स था वो 1872 में हुआ। तो भारत का जो पहला नॉन सिंक्रोनस सेंसेक्स है वो क्या कहते हैं कब हुआ,
1872 में हुआ। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो 1872 में जो पहला नॉन सिंक्रोनस सेंसेक्स हुआ, उस समय ब्रिटिश वॉइस रॉय कौन थे? तो ये जो सेंसेक्स था, ये लॉर्ड मेयो के अंदर हुआ है। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आ भी चुका है इनफैक्ट क्वेश्चन, ठीक है। लॉर्ड मेयो याद रखेंगे आप, लॉर्ड मायो और मेयो जो बोल लो, है ना। तो पहला जो नॉन सिंक्रोनस, भारत का जो पहला सेंसेक्स है, वो कब हुआ? 1872 में। पर ये नॉन सिंक्रोनस था। नॉन सिंक्रोनस का मतलब पहले एक प्रॉपर ऑर्डर में नहीं होता था, बाद में सेंसेक्स डेसीडेनियल एक्सरसाइज हो गया, मतलब हर 10 साल में एक बार सेंसेक्स होता था। तो जो पहला नॉन सिंक्रोनस सेंसेक्स है, वो 1872 में हुआ। किसने कराया था? अंडर ब्रिटिश वाइसरॉय लॉर्ड मायो, ठीक है। उसके बाद सेंसेक्स जो है हर बार कराया जाने लगा। जो पहला सिंक्रोनस सेंसेक्स था, जब मतलब ऑर्डर में मेंटेन हो गया, तो पहला कब हुआ? 1881 में। तो जब पूछे कि पहला नॉन सिंक्रोनस या पहला सेंसेक्स अगर आपके ऑप्शन में है, तो 1872 में हुआ। पर एक ऐसा क्वेश्चन पूछे कि सिंक्रोनस सेंसेक्स, मतलब जिसके बाद सेंसेक्स हर 10 साल के बाद होने लगा, वो कब हुआ? सबसे पहली बार 1881 में। और उस समय सेंसेक्स कमिश्नर कौन थे? डब्ल्यू सी प्लॉडेन, है ना, डब्ल्यू सी प्लॉडेन। डब्ल्यू सी प्लॉडेन। बस आपको थोड़ा थोड़ा नाम याद रखना है, प्लॉडेन भी याद रखेंगे तो आपका काम चल जाएगा, क्योंकि आपको तो टिक ही करना है ओवरऑल, ठीक है, ऑप्शन सिलेक्ट करना है। अब एक तो ये हो गया। दूसरा है कि ये सेंसेक्स कराने की जिम्मेवारी किसकी है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन कराता है ये? जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑफ कंडक्टिंग द डेकाडल सेंसेक्स, यानी 10 साल में जो एक बार सेंसेक्स होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है? तो एक ऑफिस है, ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसेक्स कमिश्नर ऑफ इंडिया। कौन सा ऑफिस है? ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसेक्स कमिश्नर ऑफ इंडिया। और ये किसके अंदर आता है? इट केम इनटू द मिनिस्ट्री, अंडर द पर्वी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है। तो सेंसेक्स कराने की जिम्मेवारी कौन से मंत्रालय के अंदर है? ये हमारे होम अफेयर्स मंत्रालय के अंदर है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग सेंसेक्स। इसके अंदर एक डिपार्टमेंट है, जिसका डिपार्टमेंट का नाम क्या है? ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसेक्स कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो भारत का पहला नॉन सिंक्रोनस सेंसेक्स कब हुआ? 1872 में। किसके उसमें हुआ? ब्रिटिश वाइसरॉय लॉर्ड मायो के अंदर हुआ। पहला सिंक्रोनस सेंसेक्स कब हुआ? 1881 में। और कौन थे सेंसेक्स कमिश्नर? डब्ल्यू सी प्लॉडेन, ठीक है। तो ये कहानी हो गई थोड़ी। अब लीगल या कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस की बात करते हैं सेंसेक्स की। तो जो सेंसेक्स है हमारे, वो सेवेंथ शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आता है। एक और सवाल हो गया, कौन से शेड्यूल में आता है? सेवेंथ शेड्यूल में आता है। सेवेंथ शेड्यूल में आता है, ठीक है। और सेंसेक्स इज कंडक्टेड अंडर द प्रोविजन ऑफ सेंसेक्स एक्ट 1948, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आपसे पूछे कि कौन से एक्ट के थ्रू सेंसेक्स कंडक्ट कराया जाता है? अंडर प्रोविजन ऑफ द सेंसेक्स एक्ट ऑफ व्हाट? 1948, ठीक है। 1948 के तहत ये कराया जाता है। सेंसेक्स जो है वो सेंटर का मुद्दा है, यानी सेंटर के लिस्ट में आता है। और आर्टिकल 246 के थ्रू किसका पार्ट है? ये सेंटर लिस्ट का पार्ट है। बताया ना, सेवन शेड्यूल में आता है। सेवन शेड्यूल में भी यूनियन लिस्ट में आता है। जो मैंने सेंटर लिस्ट बताया ना, इसको यूनियन, वेट फॉर मोमेंट, हाँ जी। तो ये क्या है हमारा? सेंटर यानी यूनियन, है ना, तो उसको मैंने क्या कह दिया? सेंटर लिस्ट कह दिया। पर क्या है ये? दिस इज यूनियन लिस्ट, राइट। यूनियन लिस्ट का पार्ट है, ठीक है। यूनियन लिस्ट का पार्ट है एज पर आर्टिकल 243 और 246 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। आर्टिकल 246 के तहत सेंसेस हमारे कौन से उसमें आता है लिस्ट में? यूनियन लिस्ट में आता है, ठीक है। और कौन से शेड्यूल में है? शेड्यूल 7 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में है। और सेंसेक्स कराने की जिम्मेवारी किसकी है भाई? ठीक है। कौन से प्रोविजन के थ्रू होता है वो? तो अंडर द प्रोविजन ऑफ सेंसेक्स एक्ट। जिम्मेवारी की बात करें तो वो किसकी है? वो किसकी जिम्मेवारी है? वो जिम्मेवारी है ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल एंड व्हाट? सेंसेक्स कमिश्नर, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है, ठीक है। अब ये सेंसेक्स कराने के थोड़े फेजेस हैं, कैसे कैसे कराते हैं। हाउस लिस्टिंग करते हैं, फिर पॉपुलेशन देखते हैं। तो ये हो गया हमारा। अब हमारे क्वेश्चन में क्या था? एक जो इम्पोर्टेंट चीज जो मैं बता रहा था आपको, वो क्या था? डीलिमिटेशन कमीशन। डीलिमिटेशन कमीशन, ठीक है। डीलिमिटेशन कमीशन। डीलिमिटेशन कमीशन क्या काम करती है? इसका मतलब होता है कि जो भी नंबर ऑफ सीट होता है, जो नंबर ऑफ सीट होता है और बाउंड्री होता है किसी भी टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी की, हर स्टेट में, या हर स्टेट में इन सेंस की मतलब लोकसभा का और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का, पॉपुलेशन के आधार पे
किस स्टेट को कितना लोकसभा का सीट मिलेगा और कितना स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का सीट मिलेगा, ये कौन फिक्स करता है? ये फिक्स करता है डीलिमिटेशन कमीशन। तो डीलिमिटेशन कमीशन का काम क्या है? सो डीलिमिटेशन का मतलब ये होता है द प्रोसेस ऑफ फिक्सिंग द नंबर ऑफ सीट्स एंड बाउंड्रीज ऑफ टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी इन ईच स्टेट। किसके किसके लिए? फॉर लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली। क्राइटेरिया क्या होता है? पॉपुलेशन के बेसिस पे। पॉपुलेशन के बेसिस पे ये नंबर ऑफ सीट और बाउंड्री तय करते हैं टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी का, कि लोकसभा में इस स्टेट के अंदर कितना सीट होगा और लेजिस्लेटिव असेंबली में कितना सीट होगा। तो अब तक ये जो किया जा रहा है ना, ये जो अभी तक जो अब अभी नंबर ऑफ सीट फिक्स किया गया है 2026 तक सेम रहेगा। 2026 के बाद एक डिलिमिटेशन एक्सरसाइज वापस किया जाएगा। ठीक है, अभी 2026 तक ये फिक्स्ड है। ठीक है, और अभी 2026 में अभी जो चुनाव हुए, ये सोचो कि ये डेटा जो है वो 1971 के सेंसेक्स से लिया हुआ है। ठीक है, 1971 के ही सेंसेक्स से लिया हुआ है। और 1991 का भी, चलो इतना मतलब डीपली मैं नहीं बताता हूँ वरना आप थोड़े कंफ्यूज जाओगे। बस आप इतने अपने मतलब की चीज जानो क्या है डीलिमिटेशन कमीशन। ठीक है, डीलिमिटेशन कमीशन का क्या काम है? पॉपुलेशन के बेसिस पे कितना सीट मिलेगा लोकसभा के, जो लोकसभा के अंदर और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर जिस भी स्टेट के अंदर है, उनको कितना सीट दिया जाएगा। ठीक है, डीलिमिटेशन कमीशन जो है वो कौन कराता है? डीलिमिटेशन जो प्रोसेस है, ये तरीका, ये कौन कराएगा? सो इट इज परफॉर्म बाय डीलिमिटेशन कमीशन विच इज सेटअप बाय विच इज सेटअप बाय पार्लियामेंट। कौन बनाएगा? सो दैट इज सेटअप अंडर एन एक्ट बाय पार्लियामेंट। डीलिमिटेशन कमीशन जो है वो किसकी जिम्मेवारी है? पार्लियामेंट की जिम्मेवारी है कि वो डीलिमिटेशन कमीशन अपॉइंट करेंगे जब भी डीलिमिटेशन एक्सरसाइज कराना होगा। ठीक है, एक ये क्वेश्चन अभी अभी एक एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आया था और ऐसा पूछा भी जाता है। अब तक डीलिमिटेशन कमीशन कितनी बार हो चुका, मतलब डीलिमिटेशन कमीशन कितनी बार सेटअप किए जा चुके हैं? 4 बार, 4 टाइम्स अब तक। ठीक है, 4 टाइम्स। कब कब? 1952 में, पहली बार 1952 में, देन 1963 में, उसके बाद 1973 में, और सबसे जो लास्ट वाला था वो 2002 में। तो अब तक 4 बार ही सिर्फ डीलिमिटेशन प्रोसेस हुआ है। ठीक है, अभी चुनाव जब हो जाएगा 2026 में, उसके बाद एक बार फिर से डीलिमिटेशन कमीशन बिठाया जाएगा और ये 2029 को जो चुनाव होंगे वो अभी जो रिसेंट वाला डीलिमिटेशन होगा उसी के थ्रू होगा। ठीक है, क्योंकि अब क्या है, पॉपुलेशन बढ़ा है मान लो, तो उस हिसाब से कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी चेंज किए जाएंगे। कि मान लो कि जैसे मान लो कि पंजाब है, पंजाब में मान लो कि मान लो बेसिकली, एक्यूरेट नहीं बता रहा हूँ मैं, पंजाब में मान लो 30 सीटें हैं लोकसभा के अंदर। तो डीलिमिटेशन एक्सरसाइज होगी तो माइट भी क्या होगा कि थोड़ा बढ़ जाए, है ना, कम हो जाए पॉपुलेशन के बेस पे, लेकिन जनरली बढ़ता ही है क्योंकि पॉपुलेशन तो बढ़ ही रहा है ना। तो डीलिमिटेशन कमीशन अब तक कितनी बार बनी है? डीलिमिटेशन प्रोसेस कितनी बार हुआ है? 4 बार ही हुआ है। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेंगे कि डीलिमिटेशन जो एक्सरसाइज है वो कितनी बार हो चुका है? 4 बार। कब कब हुआ? सबसे पहली बार 1952 में, देन 1963, देन 1973 एंड 2000 में। ठीक है, जो पहला डीलिमिटेशन एक्सरसाइज है वो किसने कराया था? वो दैट वाज कैरिड आउट बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है, किसके? विद द हेल्प ऑफ इलेक्शन कमीशन 1951 में। ठीक है, 1951 में, वही 1950-51 में, तो ये 1952 में जाके हुआ। तो डीलिमिटेशन कमीशन कौन अपॉइंट करता है? डीलिमिटेशन कमीशन जो है वो पार्लियामेंट एक एक्ट के थ्रू बनाती है। उसके बाद प्रेसिडेंट के अंदर वो एक्सरसाइज कराया जाता है। ठीक है, इन कंसल्टेशन विद इलेक्शन कमीशन, क्योंकि जहां भी वोटिंग का मसला होगा वहां पे कौन आएगा? इलेक्शन कमीशन तो वहां पे आएगा ही आएगा। हाँ, तो बेसिकली बस इतना ही काम है। और आर्टिकल के अंदर अगर कहें तो आर्टिकल 82 जो है हमारा, आर्टिकल 82 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो क्या कहता है? कि पार्लियामेंट इनैक्ट डिलिमिटेशन आफ्टर एवरी सेंसेक्स। हर सेंसेक्स के बाद क्या करे पार्लियामेंट? तो अभी इसीलिए मैंने बताया, सेंसेक्स पहले बताया, फिर आपको क्या बताया? फिर आपको बताया डिलिमिटेशन कमीशन। ठीक है, थोड़ा रब करके मैं इसको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। तो डीलिमिटेशन हमारे कौन से आर्टिकल में मेंशन है? आर्टिकल 82 ऑफ द यूनियन। इसमें क्या कहता है? पार्लियामेंट पार्लियामेंट कहता है पार्लियामेंट इनैक्ट डीलिमिटेशन डीलिमिटेशन एक्ट। ठीक है, डीलिमिटेशन एक्ट आफ्टर एवरी सेंसेक्स, आफ्टर एवरी सेंसेक्स। ठीक है, आफ्टर एवरी सेंसेस। ठीक है, तो आर्टिकल 82 क्या कहता है? कि पार्लियामेंट जो है वो डिलिमिटेशन एक्ट इनैक्ट करेगी हर सेंसेक्स के बाद। कौन सा आर्टिकल है इसके लिए? डिलिमिटेशन कमीशन के लिए आर्टिकल 82।
तो ये तो हो गया सेंटर का। स्टेट में जाना होगा तो क्या करना होगा? स्टेट के लिए कौन सा आर्टिकल है? स्टेट के लिए आर्टिकल है 170। आर्टिकल 170 ये किसके लिए है? जो डीलिमिटेशन एक्सरसाइज किस में होता है? स्टेट में होता है। हाँ चलो, एक भी याद रखोगे तो बहुत है। आर्टिकल 82 किसके लिए है? डीलिमिटेशन कमीशन बोलते हैं कि पार्लियामेंट जो है वो डीलिमिटेशन एक्ट बनाए आफ्टर एवरी सेंसेस। ठीक है। एक बार मैं फिर से ब्रीफ करा देता हूँ आपको। डीलिमिटेशन एक्सरसाइज अभी तक कितनी बार हुआ है? 4 बार हुआ है। कब कब हुआ? 1952 में सबसे पहली बार, फिर 63 में, 73 में, 2002 में। ठीक है। अभी सेंसेक्स हो जाएगा तो क्या कहती है आर्टिकल 82 कि जब सेंसेक्स होने के बाद पार्लियामेंट क्या करे? एक डीलिमिटेशन एक्ट इनैक्ट करे, जो सेंसेक्स होने के बाद वो बाउंड्री के बेसिस पे वो डिवाइड करें कि कितना पॉपुलेशन के बेसिस पे कितना, कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए कितने कितने सीट होंगे उस बेसिस पे। ठीक है। तो आर्टिकल 82 में पार्लियामेंट को क्या मिला है? पार्लियामेंट इनैक्ट करेगी डीलिमिटेशन एक्ट आफ्टर एवरी सेंसेक्स। कितनी बार हुआ है? 4 बार हुआ है। 52 में, 63 में, 73 में एंड देन 2002 के अंदर। तो ये हो गया हमारा डीलिमिटेशन कमीशन के बारे में। ओके। अब देखते हैं कि कुछ क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेपर के अंदर। वेट फॉर अ मोमेंट। तो आज के न्यूज़पेपर आर्टिकल में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें? एक तो ये रेलवे वाला है ना, वी हैव डिस्कस दिस, द रेलवे आर्टिकल, राइट। नीट का मसला चल ही रहा है अभी तक, तो दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर अस। कुछ पॉलिटिकल न्यूज़ है, देन नॉट इम्पोर्टेंट फॉर अस। देखो ये भी जो आर्टिकल है ना, ये भी जो आर्टिकल है, ये भी पूरा का पूरा एकदम वो पॉलिटिकल चीजों पे है जो अब तक होता चला आ रहा है। G7 के बारे में ये इधर ओपन एडिटोरियल में है जो मैंने आपको नए डायनेमिक्स के बारे में बताया। तो बेसिकली G7 वाले में क्या मुद्दा है मैंने आपको बता ही दिया। जैसे क्या है, G7 कभी बना था? G7 का फॉर्मेशन हुआ 1975 में। ठीक है, 1975 में। 1973 में एक ऑयल शॉक हुआ, ऑयल क्राइसिस हुआ, मतलब ऑयल की प्राइसेस बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होने लगे, जिससे एक इकोनॉमिक रिसेशन आया मान लो 1975 में। तो उस रिसेशन के ही बैकड्रॉप में G7 का फॉर्मेशन होता है। मैंने आपको बताया था ना G7 क्या है? ब्रिटेन, जर्मनी, देन जापान, यूएसए, इटली, सी, सी फॉर कनाडा, एंड ई को हटा के क्या करना था हमें? ब्रिटेन जर्मनी का जूस पी गया के बाद ई की जगह फ्रांस। ठीक है। तो ना ही तो इसमें चाइना है, ना ही इसमें रशिया है। पहले ये ग्रुप G8 हुआ करता था। 1994 में रशिया ने इसे ज्वाइन किया, लेकिन पोस्ट क्रीमिया एनेक्सेशन 2014 के अंदर उसको इस ग्रुप से इविक्ट कर दिया गया और हटा दिया गया। तो अब ये बचा G7। G7 क्या है? डेवलप कंट्रीज का ग्रुप है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, G7 का कोई भी परमानेंट सेक्रेटेरिएट नहीं है। G7 का कोई भी परमानेंट सेक्रेटेरिएट यानी कोई भी हेडक्वार्टर नहीं है। G7 की अभी कौन सी मीटिंग हुई थी? 50th मीटिंग कहाँ पे हुई? इटली के, इटली के कौन से शहर में हुई? अपूलिया, है ना। आप थोड़ा थोड़ा रिवीजन करते रहो। मैंने 51 समिट भी आपको बताया कि इसके बाद वाला समिट कहाँ पे होगा। तो इसमें कुछ नहीं है, इसमें यही कहा गया G7 के अंदर। देखो G7 का मेंबर भारत नहीं है, लेकिन इंडिया को 2019 से बार बार G7 में स्पेशल इनवाइटी के तौर पे बुलाया जाता है। यानी भारत का भी जो दबदबा है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे काफी अच्छा बनता जा रहा है, जो कि बहुत ही, विच इज अ वेरी गुड साइन फॉर इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन डेमोक्रेसी। तो ये कह रहे हैं कि ये वेस्ट और रेस्ट का मुद्दा है। एक तो वेस्ट नेशन है यानी जो डेवलप्ड इकोनॉमीज है। तो इंडिया को बेसिकली इस ग्रुप में बार बार इसलिए बुलाया जाता है क्योंकि चाइना की इकोनॉमिक सुपर पावर है। चाइना बहुत ही बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है, उसके पास बहुत सारी चीजें जैसे सोलर पैनल से लेके एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट से लेके बहुत सारी चीजें हैं। तो चाइना के जो दबदबा है, चाइना जो क्या है, इन सर्कल जो आपको में रहता है, एक डेप ट्रैप डिप्लोमेसी है चाइना की। चाइना क्या करता है? सारी कंट्री को कर्ज देता है और फिर उसको अपने कब्जे में कर लेता है एक तरीके से। तो उसका जो डेप्थ ट्रैप डिप्लोमेसी है, बॉर्डर रोड इनिशिएटिव है, उस इन सब चीजों से चाइना से काउंटर पाने के लिए क्या है, चाइना बेसिकली भारत को क्या है,
एक इम्पोर्टेंट ग्रुप की तरह तैयार किया जा रहा है और सभी भारत को ही फोर फ्रंट में रख रहे हैं, क्योंकि चाइना के साथ अभी यूएस की जो टर्म्स है वो अच्छे नहीं है। लेकिन चाइना और रशिया इज अ वेरी गुड पार्टनर। बाकी इसमें ये भी कहा गया कि जो रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट है उसको कैसे रिजॉल्व किया जाए। तो आपको पिछले क्लास में भी जैसे मैंने बताया था, स्विट्जरलैंड के अंदर एक पीस समिट होता है। उसमें 90 कंट्रीज जाते हैं उस समिट के अंदर। मतलब उसमें कोई भी पीएम नहीं जाते, इंडिया की तरफ से एक्सटर्नल जो हमारे सेक्रेटरी हैं वो जाते हैं। तो उस मीटिंग में इंडिया वो साइन नहीं करता है। 90 कंट्रीज में से 80 कंट्री उसको रेटिफाई और साइन करते हैं, लेकिन भारत उसको साइन नहीं करता है। भारत कहता है कि रसिया और यूक्रेन का जो मुद्दा है वो आपस में ही बैठ के साइन करें, मतलब आपस में बैठ के ही वो सुलझाएंगे, तभी जाके कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन होगा। अदरवाइज हमारे पीस ट्रीटी और बात करने से ये रेजोल्यूशन खत्म नहीं होगा। ठीक है। तो इन सब चीजों के मद्दे में नजर रखा हुआ है। दूसरा क्या है, जी 7 के ऊपर जो सबसे इंपॉर्टेंट अभी मुद्दा उठ के आया है कि अफ्रीका अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका में रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है, लेकिन अफ्रीका में पॉलिटिकल जो विल है या पॉलिटिक्स उतनी ज्यादा डेवलप नहीं है, और उनका इकोनॉमी जो है अभी काफी पीछे है इन कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज और डेवलपिंग वर्ल्ड। तो लेकिन अफ्रीका में रिसोर्सेज बहुत हैं, तो जी 7 और बाकी जितनी भी इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं, जो डेवलप कंट्रीज है, उनका बहुत ज्यादा आंख है उस पे, इन टर्म्स ऑफ कि वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें, वहाँ से पैसे भी बनाए, और ग्रेजुअली क्या है, अफ्रीका का भी डेवलपमेंट होगा। तो अफ्रीका इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ व्हाट, इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिक्स और जो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, दोनों नजरिए से अफ्रीका इज ए इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट। ठीक है। एक इसमें इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात की गई है कि एक कॉरिडोर बनाया जाएगा जिससे क्या होगा, लॉजिस्टिक कॉस्ट घट जाएगा। जैसे कोई भी मतलब कि लॉजिस्टिक का मैं कहने का मतलब क्या है कि गुड्स का तो ट्रांसपोर्टेशन होता है ना, यहाँ से वहाँ एक कंट्री से दूसरे कंट्री में ज्यादा एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है। तो उससे क्या है, जब मिडिल ईस्ट से लेके यूरोप तक एक कॉरिडोर जब बनाया जाएगा, तो उससे क्या चीजें हो जाएंगी, लॉजिस्टिक कट हो जाएगा और ट्रेड जो है वो काफी तेजी से बढ़ेगा। तो इन सब मुद्दों पे बातचीत की गई है ना। तो ये एक हो गया आर्टिकल हमारा। और क्या आर्टिकल है, अ, ये ग्लोबल इकोनॉमिक डीकपलिंग के ऊपर है ये आर्टिकल। इसमें ये आर्टिकल में बेसिकली डब्ल्यूटीओ के ऊपर बताया गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मैं आपको एक अलग से क्लास लूंगा, इसमें आराम से हमें 20-25 मिनट लगेंगे, आपको पूरा का पूरा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में बताऊंगा। ठीक है। ये हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें ये कह रहे हैं कि मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल और इन सब चीजों को देखना है। और क्या है, मतलब कि बेसिकली जो मोटिव है उसमें यही है कि हमें क्या है, जो भी क्या कहते हैं इसको, हमारा जो रिलायंट है ना फॉसिल फ्यूल और इन चीजों से, उससे हमें आ, दूसरी तरफ बढ़ना है, यानी ऑल्टरनेटिव सोर्स खोजने हैं। जैसे सोलर पे डिपेंडेंसी बढ़ रही है ना। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की तरफ हम जा रहे हैं। इन सब चीजों के ऊपर थोड़ा रिलायंट ज्यादा होना चाहिए। फिर ये सेंसेक्स वाला एक्सरसाइज मैंने आपको बता दिया। एक ये इसमें एक 106th अमेंडमेंट एक्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो लास्ट सितंबर में, कल भी मैंने आपको बताया था वुमेन रिजर्वेशन की बिल के बारे में, पर ये एक एक्ट याद रखिए आप, 116th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये किसके बारे में है, अबाउट 1/3, क्या है, 1/3 रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर वुमेन इन लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि जो 1/3 सीट की बात कर रहे हैं, रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, 1/3 रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर वुमेन इन लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, वो कौन से एक्ट के थ्रू है, दैट इज थ्रू 106 अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, 106 अमेंडमेंट की बात से वो आया है। ठीक है। तो ये हो गया हमारा, ये वाला भी आर्टिकल हमने डिस्कस कर लिया। H1N1 पोज अ थ्रेट फॉर ह्यूमन, एक ये आर्टिकल है वैसे भी। देखो मतलब एक्चुअली इंडिया में ना केरला को कहते हैं कि वो एपी सेंटर है पैंडेमिक का। मतलब सबसे पहले कोई किसी भी चीज का जो बर्ड फ्लू हो या बाकी चीजें हैं, उसका क्या कहते हैं कि आउटब्रेक केरल में ही होता है मैक्सिमम। तो ऐसे कहा जाता है इन जनरल कि केरला क्या है, केरला इज द एपी सेंटर ऑफ व्हाट, पैंडेमिक, ऐसा कहते हैं, है ना। क्योंकि वहां पे विटनेस हुआ है काफी। हिमाचल में फॉरेस्ट फायर हो गया है ना, तो ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे क्या न्यूज़ है, लेट्स सी। हाँ, एक ये देखो, एक ये पूछेंगे ना कि एक कुनबी कम्युनिटी है, कुनबी कम्युनिटी है, आपसे डायरेक्ट सवाल पूछेंगे कि कुनबी कम्युनिटी कौन से स्टेट से रिलेटेड है, तो ये महाराष्ट्र की कम्युनिटी है। ये लोग रिजर्वेशन मांग रहे हैं, ठीक है।
लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि आप रिजर्वेशन क्यों मांग रहे हो, आपके तो इतना ज्यादा पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है। इवन महाराष्ट्र के 60% जो चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं वो सब इसी कम्युनिटी के हैं, फ्रॉम वाईबी चौहान टू शरद पवार टू एकनाथ शिंदे। और इवन जो 70% महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव जो सीट है, 288 लेजिस्लेचर, वो इसी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। तो ये कह रहे हैं कि आप तो कहीं से भी पीछे नहीं है, तो आप ये रिजर्वेशन की क्यों डिमांड कर रहे हो। ठीक है, आप ये रिजर्वेशन की क्यों डिमांड कर रहे हो, तो उसी के ऊपर लिखा हुआ है। लेकिन आपके मतलब की चीज क्या है कि कुनबी कम्युनिटी, यानी कुनबी कम्युनिटी, ये कहते हैं कुनबी कम्युनिटी की हम लोग क्या है, हम लोग एग्रीकल्चरल कम्युनिटी से मतलब एग्रीकल्चर हमारा मेन ऑक्यूपेशन है, तो हमें भी रिजर्वेशन चलना मिलना चाहिए। लेकिन ऐसा इसमें कहा गया आर्टिकल में कि कुनबी कम्युनिटी तो हमेशा से ही प्रॉस्परस रही है। जैसे एग्जाम्पल भी दिया है कि इन्होंने कि 60% जो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर है वो कुनबी कम्युनिटी से ही बिलोंग करते हैं। और इवन जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में 288 लेजिस्लेटर इसी कम्युनिटी के हैं, यानी 70% ऑफ द सीट ऑफ द महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली बिलोंग टू दिस कम्युनिटी ओनली। तो आपसे सिर्फ क्या पूछेंगे, कुनबी कम्युनिटी, कुनबी कम्युनिटी कौन से स्टेट से है, फ्रॉम महाराष्ट्र। तो दिस वाज ऑल फ्रॉम टुडेज न्यूज़पेपर एनालिसिस, और एज सच कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। छोटी मोटी चीज़ें जान लेनी चाहिए। धनकर साहब कौन है, हमारे वाइस प्रेसिडेंट है। ठीक है, जयदीप धनकर कौन है, वाइस प्रेसिडेंट। थोड़ा थोड़ा नाम ऐसा देखते रहोगे, पढ़ते रहोगे, तो ऑटोमेटिकली आपको बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आ जाएगी। ठीक है। बाकी ये एनसीपी यानी नेशनल, जो नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी है, अ, किसकी, तो अजीत पवार जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, अजीत पवार साहब, उनकी वाइफ है सुनेत्रा पवार। ये क्या राज्यसभा से सिलेक्ट हुई है ना। ये भी हालांकि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए। तो दिस इज ऑल फ्रॉम टुडेज न्यूज़पेपर एनालिसिस। ओके, थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, विल मीट डे आफ्टर टुमारो। थैंक यू एवरीवन।